गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। साइंस सब्जेक्ट में जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आता होगा, और आप इसके पहले भी जितना पढ़ाया उसको आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। अब हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? विज्ञान में लेसन 7 पढ़ रहे हैं, अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, है ना। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण मतलब वनों एवं जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो हमने इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें पढ़ी कि किस प्रकार से वनों का संरक्षण किया जाता है, फिर जंतुओं को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके लिए मतलब जैसे वन अभयारण्य, है ना, राष्ट्रीय उद्यान आदि सरकार के द्वारा बनाया गया है ना। अब उसके आगे का हम आज पढ़ते हैं संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु, अब संकटापन्न जंतु क्या है? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु, है ना, जिनकी संख्या मतलब जितना स्तर उनका होना चाहिए उससे वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है, और इस कारण से क्या है? विलुप्त मतलब गायब भी हो सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम संकटापन्न जंतु कहते हैं ना। संकट से उत्पन्न जो जंतु मतलब वो संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने? डायनासोर, है ना। डायनासोर का नाम आपने सुना होगा। तो लाखों वर्ष पहले वो क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर जो है लाखों वर्ष पहले वो विलुप्त हो गए हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में, कुछ जीव क्यों मतलब विलुप्त हुए हैं? तो उनके प्राकृतिक आवास में व्यवधान आने के कारण उनके अस्तित्व को खतरा हो गया था, है ना। किस कारण से? कि उनका जो प्राकृतिक आवास है उसमें कई प्रकार की व्यवधान आ गए, जिसके कारण उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था, जिसके कारण वो विलुप्त हो गए हैं। फिर पौधों और जंतु के संरक्षण के उद्देश्य से, पौधे और जंतु के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है ना कि राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियाँ, मानव के द्वारा जो गतिविधियाँ जैसे चराना, है ना, जानवरों को चराना, फिर उनका अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना और उनको मारना, जानवरों को पकड़कर उनको मारना है। लकड़ी, है ना, जंगल से लकड़ी या औषधि पौधों को एकत्र करना स्वीकार नहीं है ना, मतलब वो स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अब इसके बाद क्या है? पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। लेकिन इसके पहले ये देखें कि जो मतलब बड़े जंतु हैं, संकटापन्न जंतु में जो बड़े जंतु वो क्या करते हैं? छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं की विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बड़े जंतु जो रहते हैं वो क्या करते हैं? जैसे सांप छोटे जंतुओं का शिकार कर लेते हैं, है ना। तो बड़े जंतु जैसे छोटे जंतु कौन से हैं? सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्ली इत्यादि का निर्दयता से मार डालते हैं, है ना। तो उनका शिकार कर लेते हैं, इसलिए वो विलुप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उनको मार कर वो क्या करते हैं? हानि पहुँचाते हैं। जब उनको मार के क्या करते हैं? वो हानि पहुँचाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र का निर्माण कैसा होता है? उस क्षेत्र के जितने भी पौधे हैं, प्राणी हैं और छोटे छोटे जीव हैं, तो वो क्या करते हैं? अजैव घटक कौन से? जैसे जलवायु है, भूमि है, नदी है, डेल्टा है, तो ये सब मिलकर संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है? रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न जंतु स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ना। मैंने बताया ना, जो संकटापन्न जंतु है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो रेड डाटा पुस्तक में क्या है?
उन सभी संकटापन्न जंतुओं स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या है, कौन से जानवर हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जिसमें संकटापन्न जंतु स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है वो क्या कहलाता है? रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। पौधे एवं जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, है ना। मतलब पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग है, और जो अन्य प्रजातियां हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। प्रवास क्या है? प्रवास का मतलब आप मानते हो ना कि जहाँ वो रहते हैं, प्रवास करते हैं, तो वो क्या कहलाता? प्रवास कहलाता है। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे कई पक्षी क्या होते हैं कि नदी के समीप आपने कई पक्षी देखे होंगे, आप गौरी घाट वगैरह भी जाते होंगे तो नए नए पक्षियों को आप देखते होंगे। तो क्या है, कुछ पक्षी हैं जो संसार के अन्य भागों से उड़कर, है ना, यहाँ से नहीं, संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे जलवायु में परिवर्तन के कारण, वहाँ की जलवायु क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष, हर साल क्या होते हैं, सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर, उनका एक समय रहता है, उड़कर आते हैं। तो जब वो आते तो यहाँ पर क्या करते हैं? अंडे देने के लिए आते हैं। क्योंकि जहाँ पर वो रहता है, उनका मूल निवास है, वो बहुत अधिक ठंडा होता है। तो ठंडा होने के कारण, बहुत अधिक ठंडा होने के कारण वहाँ उनके जीवन यापन के लिए वो अनुकूल नहीं होता है। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर दूसरे देशों से लंबी यात्रा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवास, ऐसे पक्षी जोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अब कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी चीज़ को दोबारा बनाना, तो कागज का पुनः चक्रण क्या है? कागज का पुनः उपयोग करना कागज का पुनः चक्र कहलाता है। कागज है ना, अब कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि आपकी रफ कॉपी आती है ना, रफ कॉपी आती है, जो आपकी फेयर कॉपी रहती है, अच्छे पन्ने वाली होती है, उससे दोबारा उस कागज़ का उपयोग करके दूसरी रफ कॉपी बनाई जाती है। तो क्या है? कागज़ का पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है? कागज़ का पुनः चक्रण करता है। कागज़ किससे बनाया जाता है? कागज़ वृक्ष से बनाए जाते हैं। कागज़ किससे बनाए जाते हैं? कागज़ वृक्ष से बनाए जाते हैं। तो 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटकर 1 टन कागज़ बनाया जाता है। तो अब वृक्षों को काटना है तो क्या करना है हमको? वृक्षों को काटते जो हैं उसके लिए हमको क्या करना है? वनों को बचाना चाहिए, है ना। वनों को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। उसके लिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है? पुनर्वन रोपण मतलब वनों का फिर से रोपण करना, फिर से वनों को उगाना। तो पुनर्वन रोपण क्या है? काटे गए वृक्षों के स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्षों को लगाए जाने की प्रक्रिया या नए वनों के विकसित करने को पुनर्वन रोपण कहते हैं। जो वृक्ष काट लिए गए हैं, है ना, तो उन वृक्षों के स्थान पर उसी प्रजाति के, मतलब जो वृक्ष काटे गए हैं उसी प्रजाति के नए वृक्ष को लगाया, है ना, जो लगाया जाता, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्वन रोपण कहलाती है। अब इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण मतलब वनों के संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए। तो वन संरक्षण अधिनियम क्या है कि पूरे विश्व में वनों में संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। पूरे संसार में वनों के लिए संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। तो भारत में वनों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए नियम को भारत वन संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। क्या जाता है? भारत में बनाए गए नियम को भारत वन संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। आपने देखा होगा, इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पुनर्चक्रण देखा कागज़ का, फिर पुनर्वन रोपण देखा, फिर वन संरक्षण के अधिनियम देखे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पूरा लेसन समाप्त हो गया है। अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे।